हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आशा करता हूँ ये हमारी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और आपको इससे अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ को आगे ले जाते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि पार्ट 4A में दी गई हैं। अब मैंने जैसे कि बताया था, जबकि किसी आर्टिकल या पार्ट के आगे A B C ऐसे कैपिटल में लगा हो तो इसका मतलब वो पार्ट अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो पार्ट 4A जो है वो भी अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया है। और जो डिटेल में ड्यूटीज दी गई हैं वो दी गई हैं आर्टिकल 51A में। तो 51 जो है आर्टिकल, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आखिरी आर्टिकल है और उसी के साथ 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज एनलिस्ट की गई हैं। तो दोस्तों, पहले एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सारा, जैसे कि हम हर वीडियो में शुरुआत में करते हैं, जिससे कि आपको सारे आर्टिकल्स एंड कंसेप्ट्स याद और रिवाइज होते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हमने जाना था प्रीएम्बल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, SSDR यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या इन्विजन करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर हमने देखा था पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4 यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 दिए गए हैं और स्केड्यूल 1 में हमें डिटेल्स दी गई हैं कि क्या क्या स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंडिया का पार्ट हैं। फिर हमने जाना था आर्टिकल 4 में कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है अंडर आर्टिकल 2 and 3 की नई स्टेट बनाती है या बाउंड्रीज ऑल्टर करती है स्टेट या नेम देती है नया स्टेट को, तो उसके कॉन्सिक्वेंटली जो चेंजेस शेड्यूल 1 और 4 में आते हैं ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने जाना था सिटीजनशिप वाली वीडियो में आर्टिकल 5 और 11 इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 5 to 11 है। इसके अंदर आर्टिकल 5 में दिया गया है कि कौन कौन सिटीजन है हमारा एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 11 हमें कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप के प्रोविजंस को। तो इसके अंदर पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट करा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनैक्ट करके प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि हमने देखे थे। टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के क्या क्या तरीके होते हैं वो जाने थे इस वीडियो में। फिर हमने 3 वीडियो के माध्यम से जाना था फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स जाने थे। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से याद करने हैं हमें, 14, 17, 19, 21 एंड 32। तो ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आर्टिकल हैं 12 to 35। तो 14 आर्टिकल में क्या दिया, राइट टू इक्वालिटी। 17 में दिया गया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 19 में राइट्स टू फ्रीडम। 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड 32 में दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर हमने 2 वीडियोस देखे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें 36 to 51 आर्टिकल्स आते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 38 जो कि है सोशल वेलफेयर पे, 39 इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, 39A फ्री लीगल एड पे, आर्टिकल 40 पंचायत पे, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, 44 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, 46 SC/STs पे, 48A एनवायरनमेंट पे और 49 मॉन्यूमेंट्स पे और 50 जो कि है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसमें ये आर्टिकल्स आपको याद है। ये हमने एक स्टोरी के माध्यम से भी कैसे याद करने हैं वो भी जाना था सेकेंड वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जैसे कि मैंने बताया ये अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई थी आर्टिकल में। इसके बारे में जो जो फैक्ट्स हैं पहले वो देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हमें इसके बारे में ऑलरेडी पता है, और कुछ और नए फैक्ट्स जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला फैक्ट ये है, इट वॉज बोरोड फ्रॉम USSR। तो ये जो ड्यूटीज दी गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है पूरा, वो कहाँ से बोरो किया गया है, USSR के सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। ये हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में देखा था।
फिर ये प्रियम्बल में वीडियो में हमने देखा था कि वो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस के बारे में बात करता है, तो वही प्रिंसिपल्स पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं जो कि सिटीजन्स को फॉलो करनी है इंडिया के। तो जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, उसी तरह से कुछ ड्यूटीज एक्सपेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिटीजन्स को निभानी है अपने देश के प्रति, तभी इनको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये मैंने जैसे कि बताया, ये काउंटर बैलेंस है टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं सरकार के प्रति, किसको, सिटीजन को, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये 11 ड्यूटीज हैं आज की डेट में, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं हमारी। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 11 होगा इसका आंसर। दूसरी बात, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। जैसे कि हमने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, फंडामेंटल ड्यूटीज भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। कोई भी जना कोर्ट में नहीं जा सकता कि किसी सिटीजन ने फंडामेंटल ड्यूटी अपनी नहीं निभाई इसलिए। लेकिन पार्लियामेंट इनको एनफोर्स कराने के लोगों पे कुछ लॉज बना सकती है जिससे कि ये इम्प्लीमेंट हो पाए, ये इंश्योर हो सके। उसके अंदर उन लॉज के वायलेशन के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है कि किसी इंसान ने उस लॉ को वायलेट करा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। तो 1976 में डाली गई थी और 42nd अमेंडमेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी साप्रू कमेटी के थ्रू डाले गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो बनाई गई हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। तो कमेटी का नाम पूछा जा सकता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, यूएसएसआर से बोरो की गई हैं, 11 ड्यूटीज़ हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डाली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने फॉर्मुलेट की थी। तो आर्टिकल 51A, ये सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटी इसी के अंदर है। तो आपको इसमें ऑर्डरिंग या आर्टिकल नंबर याद सबका अलग अलग नहीं करना जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में करा था, बस आपको पता होनी चाहिए कि ये 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। तो आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर सिटीजन इंडिया की ये ड्यूटीज़ हैं 11 की 11 जो उसको निभानी है। ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू फॉलो, उसको ऑब्लिगेशन है स्टेट के प्रति। तो पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो हर इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, उसको मानना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके जो इंस्टीट्यूशंस बने गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अब इसको एनफोर्स करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि लोग इन सबको अबाइड करें, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को इनेक्ट किया था पार्लियामेंट ने इन सबको एनफोर्स करने के लिए। इसके अंदर क्या क्या रिस्पेक्ट करना है आपको, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम एंड मैप ऑफ इंडिया, इन सबको रिस्पेक्ट देनी है हर सिटीजन को, ये इस एक्ट में दिया गया है। फिर सेकंड ड्यूटी क्या है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देनी है वैसे ही हमें टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम। जो नेशनल फ्रीडम थी हमारी, वो जिन जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी, जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, उन सब की रिस्पेक्ट करनी है हमें और उन सब को फॉलो करके अपनी लाइफ में अपनाना है। फिर थर्ड क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना है, उसकी यूनिटी को बनाए रखना है और इंटेग्रिटी बनाए रखनी है हमारी देश की। तो ये ड्यूटी कहती है कि आपको एकता और भारत की सोवरेनिटी को मेंटेन करना है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे, उसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे।
फिर आता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी आपको देश के लिए कोई भी सर्विस परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, आपको वो करनी है, चाहे वो एक्सटर्नल वॉर हो या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें देश को आपकी ज़रूरत है, आपको आगे आके उसके अंदर अपनी नेशनल सर्विस देनी है। फिर फिफ्थ है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स पीपल ऑफ इंडिया। तो आपको स्पिरिट ऑफ हार्मनी मतलब शांति, एकता, ब्रदरहुड, इन सब को प्रमोट करना है। किनके साथ? अपने फेलो सिटीजन्स के साथ, जो कि चाहे डिफरेंट रिलीजन के हों, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हों या किसी डिफरेंट रीजन के हों, उन सब के अंदर इन हार्मनी और एकता को प्रमोट करना है। एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, और ऐसी प्रैक्टिसेस को छोड़ देना है, त्याग देना है जो कि वुमेन की इंसल्ट करती हो या वुमेन के लिए डेरोगेटरी हो। 6. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर। जो रिच हमारा कल्चर है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो उसको हमें वैल्यू करना है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। हमारी एक पुरानी सिविलाइजेशन है, उस कल्चर को समझना है और उसको वैल्यू करना है और उसको प्रमोट करना है। तो कॉम्पोजिट कल्चर को प्रमोट करना है, किसी मेजॉरिटी कल्चर को नहीं, बल्कि कॉम्पोजिट, सबका मिला हुआ कल्चर हमें प्रमोट करना है। फिर 7th है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो जैसे कि डीपीएसपी में था कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ये गवर्नमेंट का एक गाइडिंग प्रिंसिपल था। यहाँ पे कहा गया है वही चीज़ सिटीजन से भी एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको एनवायरनमेंट प्रिजर्व करना है और जो लिविंग वाइल्ड लाइफ है उसके प्रति आपके पास कंपैशन होना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो आपको जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, यानी कि अपनी जो भी आप चीज़ सोच रहे हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए। आप ऐसे ही ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे या मानेंगे। आपको साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करना है, यानी आपको उसके बारे में इंक्वायर करना है, उसके बारे में जानना है, इंक्वायरी करनी है, आपको समझना है वो क्यों हो रहा है प्रोसेस, फिर आपको उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना। यानी कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल सती को, जैसे था पुराने टाइम में सती की प्रथा थी, उसमें ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है, आपको उसके पीछे रीज़न ढूंढना है। अगर वो साइंटिफिक प्रोसेस वैलिडेट करता है तो ही आप उसे अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म करना है टाइम के साथ। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। आपको कोई वायलेंस में नहीं अपने आप को डालना है, कोई दंगा में आपको नहीं हिस्सा बनना है। आपको पब्लिक प्रॉपर्टी बचानी है, जो पब्लिक के पैसे से प्रॉपर्टी है उसको कोई हर्ट ना हो, जैसे कि बसें जला रहे हैं लोग, ये सब आपको पार्ट नहीं करना है, आपको वो बचाना है। तो ये है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation rises to a higher levels of endeavor and achievement। यानी कि आपको कोशिश करनी है जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक्सेल करना है और आपको हायर लेवल्स अचीव करने हैं, उससे कि ना कि आपकी ग्रोथ होगी बल्कि पूरे नेशन की ग्रोथ होगी और हायर लेवल्स आप नेशन अचीव कर पाएंगे कलेक्टिवली हम। और लास्टली 11th ड्यूटी है, ये भी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में डाली गई थी। इसमें जैसे कि 86th अमेंडमेंट एक्ट में हमने राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया था आर्टिकल 21A के अंदर, इसके अंदर भी फंडामेंटल ड्यूटी एक भी ऐड की गई थी एजुकेशन से रिलेटेड ही, सेम अमेंडमेंट में 86th अमेंडमेंट 2002 में। तो ये क्या थी? A parent or the guardian has to provide opportunities for education to his child as the case may be, ward between age 6 to 14। यानी हर पेरेंट और गार्डियन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। तो जैसे राइट दिया गया था सेम अमेंडमेंट में, एक ड्यूटी भी डाल दी गई, किस पे? बच्चे के पेरेंट्स पे या गार्डियन। तो अब इसको याद कैसे करना है? अब इसमें आपको आर्टिकल नंबर कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल एक ही है 51A पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपको याद क्या करना है कि कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर आती हैं।
तो आपको क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन सी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज में आती हैं। तो देख लेते हैं इसे कैसे याद करना है। तो पहला, आप इंडिया के फ्लैग, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, आप उसकी फ्रीडम स्ट्रगल को जानेंगे। ठीक है, तो सिटीजन को ये फॉलो करनी है फ्लैग और फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स। और अगर कोई हमारी यूनिटी या इंटेग्रिटी को चैलेंज करेगा तो हम एकजुट होकर यानी ब्रदरहुड के माध्यम से हम क्या करेंगे, देश की सेवा करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लैग और फ्रीडम स्ट्रगल को फॉलो करेंगे, और अगर कोई हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी को चैलेंज करेगा तो हम ब्रदरहुड के माध्यम से यूनाइट होकर देश की सेवा करेंगे। तो आप इसमें इसी लाइन से आपने 5 याद कर लिए सीधा सीधा। ठीक है, फिर अगर कोई कल्चर और एनवायरनमेंट के लिए करेगा तो हम साइंटिफिकली उसका मुकाबला करेंगे। अगर कोई हमारे कल्चर को या एनवायरनमेंट के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो हम साइंटिफिकली इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और साइंटिफिकली उसको स्टॉप कर देंगे कि कोई हमारे कल्चर और एनवायरनमेंट को ना हानि पहुंचा सके। और इससे हम क्या पालेंगे, एक्सीलेंस पालेंगे। किस चीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली 2 लाइन में आपने पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर ली कि कोई नेशनल फ्लैग और फ्रीडम स्ट्रगल को हम फॉलो करेंगे, और अगर यदि कोई हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी को चैलेंज करेगा तो हम ब्रदरहुड के माध्यम से एकजुट होकर अपनी नेशनल सर्विस में इस इंटेग्रिटी को बचाएंगे। यदि कोई फॉरेस्ट या फिर हमारे कल्चर के अगेंस्ट जाएगा तो हम साइंटिफिकली उसका मुकाबला करके वायलेंस को उसका स्टॉप करेंगे, उसकी डिस्ट्रक्शन को स्टॉप करेंगे और एक्सीलेंस पाएंगे एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आप इस पिक्चर्स के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू किसी भी तरीके से आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कौन सा मेथड आपको सूट करता है। पिक्चोरियल मेथड पिक्चर्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, वो भी इंक्लूड करा मैंने इसमें। स्टोरी भी एक रफली बना सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको याद रहे। मेरे को डायरेक्टली लिंक करना ज़्यादा आसान लगता है, हालांकि कोई और स्टोरी बना लूँ वो भी याद कर सकते हैं, पर ये मेरे को ज़्यादा आसान लगता है कि डायरेक्टली जो कि वर्ड्स दिए गए हैं उनके लिंक करने से ही कुछ स्टोरी बनाई जाए। तो दोस्तों ये कीवर्ड्स के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, पिक्टोरली याद कर सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स आप कुछ याद कर सकते हैं, जौन सा मेथड आपको सूट करता है जिससे कि आसानी से आपको याद रहेंगे ये ड्यूटीज़, आप वो मेथड अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। तो आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे कृपया लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।